सेल एनवेलप प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, और सब लोगों को मालूम है कि सेल एनवेलप में 3 लेयर है। कितनी लेयर? अच्छा बताओ, सबसे अंदर वाली लेयर थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट वाज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद सेल वॉल, इसके बाद आपके पास एक लेयर थी सेल वॉल, और उसके बाद एक लेयर थी आपके पास ग्लाइकोकैलिक्स। जो तीसरी लेयर थी इट वाज ग्लाइकोकैलिक्स। और इन तीनों लेयर को मिला करके हमारे पास सेल एनवेलप बना था। और जो हमारा कल का आखिरी टॉपिक था दैट वाज द ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप। ग्राम साहब ने, क्रिश्चियन ग्राम, याद है? किलोग्राम की क्रिश्चियन ग्राम, ये एक साइंटिस्ट है क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने 2 प्रकार के बैक्टीरिया पता लगाए थे। एक कौन थे? ग्राम पॉजिटिव, और एक कौन से थे? ग्राम नेगेटिव। और मैंने कल आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग सिखाई थी, याद है? एक छोटा सा रिवीजन करना है और आप मुझे बताएंगे। हमने एक डाई ली थी, याद है? बोलो, क्रिस्टल वायलेट, याद है? या फिर उसी का नाम जेनसियन वायलेट। कलर किया था सारे बैक्टीरिया किस कलर? ब्लू कलर। फिर 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन डाला था, और इसके बाद पानी से धुला था। फिर अल्कोहल और एसीटोन। कुछ लोग ब्लू रहे थे, जो ब्लू थे वो ग्राम पॉजिटिव, और जो कलरलेस वो ग्राम नेगेटिव। पक्का? इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज हर एक मेम्ब्रेन को अलग से देखना है। बताओ, 3 लेयर में पहली लेयर, थैंक यू वेरी मच, ग्लाइकोकैलिक्स। इसका नेचर होता है अडेशन। कैसा होता है? याद रखा है, ये अडेशन, यानी बैक्टीरिया अगर अडेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी कौन सी मेम्ब्रेन काम आएगी? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया में 2 फॉर्म में मिलती है। एक फॉर्म होता है लूज मेम्ब्रेन लाइक और लूज मेम्ब्रेनस फॉर्म, और एक होता है कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स। अगर ग्लाइकोकैलिक्स की मेम्ब्रेन लूज है, मेम्ब्रेनस है, लूज है, तो इसे बोलते हैं स्लाइम लेयर। बोलो, क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज स्लाइम लेयर। और बैक्टीरिया पकड़ने पर या टच करने पर, बताइए कैसा होगा? चिपचिपा। बताइए, वो जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है वो चिपचिपी है, तभी किस काम आएगी? अडेशन। याद रहेगा? और अगर वो कॉम्पैक्ट हो गई ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, इट इज नोन एज कैप्सूल। सो कॉम्पैक्ट ग्लाइकोकैलिक्स लेयर इज नोन एज कैप्सूल। और इन कैप्सूल की वजह से द बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप। वन इज नोन एज कैप्सुलेटेड। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, दे आर नोन एज स्मूथ बैक्टीरिया। स्मूथ बैक्टीरिया और एस फॉर्म। कौन सा फॉर्म? एस फॉर्म। क्या ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट याद है? किसी को नहीं याद है तो मैं बता दूं, उन्होंने लिया था न्यूमोकोकस, याद है? और न्यूमोकोकस में कैप्सूल था, तो आर फॉर्म था कि एस फॉर्म? एस फॉर्म। और दूसरे तरीके के हैं जिनमें स्लाइम लेयर या फिर ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होती, कैप्सुलेटेड की नॉन कैप्सुलर, दे आर नोन एज नॉन कैप्सुलेटेड, और दीज नॉन कैप्सुलेटेड आर नोन एज आर फॉर्म। आर मतलब स्मूथ की रफ। एक बात ध्यान सुनना, किसी भी बैक्टीरिया को अगर कैप्सूल मिल गया है, क्या मिल गया है, तो वो होस्ट के इम्यून सिस्टम को डॉस कर देगा, यानी इम्यून सिस्टम से बच जाएगा। सुनिए जरा, इस कहानी को ध्यान से सुनिए। अगर मेरे बॉडी में बैक्टीरिया घुसे तो मेरा इम्यून सिस्टम यानी मेरी एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया को मार देना चाहिए। अगर कोई बैक्टीरिया मेरी बॉडी में घुसा तो मेरे इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडी इस बैक्टीरिया को बचा देंगे कि मार देंगे। लेकिन अगर बेटा बैक्टीरिया कैसा है, कैप्सुलेट,
तो बताइए वो हमारी एंटीबॉडी को नजर आएगा कि नहीं आएगा? तो एनसीईआरटी लिखती है कि ये इम्यून सिस्टम को डॉज देते हैं, यानी इम्यून सिस्टम से बच जाते हैं। बताओ किसके इम्यून सिस्टम से? होस्ट के। तो अगर होस्ट के इम्यून सिस्टम से बच गए तो बताइए एस फॉर्म जो होंगे वो होंगे पैथोजेनिक। कैसे होंगे? यानी कि वो मरेंगे कि डिसीज करेंगे? डिसीज करेंगे। तो बताओ बैक्टीरिया के जो एस फॉर्म होंगे बताइए वो डिसीज करेंगे कि नहीं? यस। और जो आर फॉर्म होंगे वो डिसीज। क्या बातें क्या हो रही हैं? हम कुछ कहानी सुना रहे हैं। अभी एक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में दोबारा पूछेंगे जब जेनेटिक्स पढ़ा रहे होंगे, फिर हम थप्पड़ी आएंगे तुमको। चीजें दूसरी नहीं होती, चीजें यही हैं। जब मैं वहां पूछूंगा तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि सर ये तो नया टॉपिक है। नया वाया टॉपिक कुछ नहीं है। बताओ सेल एनवेलप कभी भी यूकैरियोट में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ये एनवेलप शब्द हमेशा किसके लिए होगा? प्रोकैरियोट। फिर से बोलो, प्रोकैरियोट मतलब प्रोटिस्टा की मोनेरा। मोनेरा, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया। मोनेरा मतलब तीनों लेयर बताओ। पहला बोलो ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा सेल वॉल, तीसरा। तीनों पढ़ाई की पहले में कौन सी पढ़ाई? ग्लाइकोकैलिक्स। इसके बारे में जो जो मैंने बोला सब वापस करो। बताओ ग्लाइकोकैलिक्स जो भी है बेटा ये कैसा काम आता है? एडेशन। फिर से बोलो, बैक्टीरिया कहीं अटैच होना चाहेगा, एडेशन करेगा। ग्लाइकोकैलिक्स कितने फॉर्म में? दो। एक लूज सीथ फॉर्म में होगा, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में होगा। सीथ वाला स्लाइम लेयर और कॉम्पैक्ट फॉर्म कैप्सूल। अगर कैप्सूल है तो कैप्सुलेटेड, नहीं है तो कैप्सुलेटेड है तो एस फॉर्म की आर फॉर्म। और एस फॉर्म वाला होस्ट से मर जाएगा कि बच जाएगा? बच जाएगा। और बच जाएगा तो बैक्टीरिया मेरे अंदर बच गया तो मुझे छोड़ेगा कि डिसीज कर देगा? और डिसीज कर दिया तो पैथोजेनिक कि नॉन पैथोजेनिक? पैथोजेनिक। पैथोजेनिक बैक्टीरिया ज्यादातर समय पर रफ होते हैं कि स्मूथ? और स्मूथ का मतलब कैप्सुलेटेड कि नॉन कैप्सुलेटेड? कैप्सुलेटेड। ये है ग्लाइकोकैलिक्स की सारी कहानियां। अब आई सेल वॉल। कल भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ा रहा हूं। सेलुलोज की नॉन सेलुलोजिक, यानी इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की नहीं बनी है, नॉन सेलुलोजिक है। और इनकी सेल वॉल बनी है पेप्टाइडोग्लाइकन की। कल भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ा रहा हूं। बोल दोगे तो अच्छा लगेगा। बताओ पेप्टाइडोग्लाइकन का दूसरा नाम म्यूरिन। फिर से बोलो। क्या इसमें 3 पार्ट हैं? याद है? नाम बोलो। नाम और नाग नाम और इनकी सेल वॉल हेट्रोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। एक मोनोमर है नाग। बोलो क्या? एक मोनोमर है नाग। दोनों सेम है कि अलग अलग? होमोपॉलीमर की हेट्रोपॉलीमर? हेट्रोपॉलीमर। किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब जब साइटोलॉजी में छोड़कर बायोमॉलिक्यूल में मैं जाऊंगा और बायोमॉलिक्यूल में नाग को होमोपॉलीमर बोलूंगा तब आएगा, चमकेगा, अच्छा कुछ होमोपॉलीमर होता है। बताइए बार बार नाग अपने आप को रिपीट करे, हेट्रो की होमो? होमो। बार बार नाम अपने आप को रिपीट करे, होमो। लेकिन अगर नाग और नाम आपस में जुड़े तो हेट्रो। तो कभी कोई पूछे हेट्रोपॉलीमर का एग्जाम्पल, बोलो पेप्टाइडोग्लाइकन। फिर से बोलो। पेप्टाइडोग्लाइकन कितनी चीजों से मिलकर बना है? 3। नंबर 1 नाम याद रहेगा? नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दुनिया की कोई भी हो, वेदर इट इज प्रोकैरियोट, वेदर इट इज और यूकैरियोट, या तो प्रोकैरियोट या तो हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट रखती है। वो क्या है मैं थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा। और इन यूनिट मेम्ब्रेन में प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। और इसको डिटेल में मैं अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाने वाला हूं। ऐसा नहीं होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट की अलग होगी, यूकैरियोट की अलग होगी। सेल वॉल के साथ ये हो सकता है कि सेल वॉल अलग अलग हो, किसी की कैसी हो? सेलुलोजिक, और किसी की नॉन सेलुलोजिक। बैक्टीरिया की
नॉन सेलुलोज, एल्गी की सेलुलोज। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर बंदे की कैसी होगी? यूनिट मेम्ब्रेन, एक जैसी। और इनमें क्या होगा? प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड। और याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। बोलो कैसी है? सेलेक्टिवली परमिएबल। और इनके बड़े अलग अलग फंक्शन हैं, बहुत अलग अलग फंक्शन है। और अब जो लिखने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। बोलते हैं कभी कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म की तरफ इन पॉकेटिंग बनाती हैं, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर पैदा करती हैं, मेम्ब्रेन के फोल्ड्स बनाते हैं। एंड दीज मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स आर नोन एज मीजोसोम्स। तो बताओ, मीजोसोम इज द फोल्डिंग ऑफ टोटल सेल एनवेलप की प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है, फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बोल रहे ये फोल्डिंग्स 3 आकार की हैं। एनसीईआरटी अंडरलाइन करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी बकवास सुनने की बजाय एनसीईआरटी अंडरलाइन करोगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। ये जो फोल्डिंग बनी है वो 3 आकार की हो सकती हैं, या तो गोल गोल, दैट इज वेसाइकल। बोलो क्या? वेसाइकल। इसके अलावा ट्यूब लाइक, बोलो ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल। और प्लेट लाइक, इट इज लैमेली। जहां पर भी एनसीईआरटी में लिखा हो ये तीनों चीजें अंडरलाइन कर लो। तो बताओ, मीजोसोम की जो फोल्डिंग है वो कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। बोलो कौन कौन? वेसाइकल, वेसाइकल और ट्यूब्यूल और लैमेली। चित्रांश खड़े हो, बोला बातें मत करो, पर फिर भी करोगे। अब बताओ, इन मीजोसोम के कम से कम 8 फंक्शन, और जो एनसीईआरटी में पिछली साल भी पढ़ाए थे तुम्हें। पढ़ो, बुक उठा करके पढ़ो, इसी से मानोगे तुम। कितना भी कह दो बात मत करो तो करोगे ही। अब दिखाई भी नहीं पड़ रहा होगा कहां लिखा है, पिछली साल अंडरलाइन कराया था। और इतनी दूर तक आना कि हमें सुनाई पड़े। यही करना चाहिए, सबसे तुम लोगों से यही करवाना चाहिए, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। अब पल्ले भी नहीं पड़ रहा। बताओ कितने प्रकार के? तीनों याद हैं? बोलो कौन? और ये कौन है? मीजोसोम है। मीजोसोम कितने आकार के? और इनकी फंक्शन की एक लिस्ट बनाई है। और जिस दिन भी क्वेश्चन बना, मुंह फैला के बैठोगे ऐसे, पढ़ो। मिला? हाँ, क्या लिखा है? और अब लिखो सब लोग, और एक एक बार में बोलना। बताओ, ये तीनों मिलकर कौन कौन? वेसाइकल, ट्यूब्यूल एंड लैमेली। और लिखने के साथ सोचो, यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बेटा? और ये क्या है? सेल वॉल। फिर से बोलो। तो सेल वॉल को बनाने में किसका रोल है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना होती तो सेल वॉल। इसका मतलब सेल वॉल को किसने बनाया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किन स्ट्रक्चर ने? मीजोसोम। और मीजोसोम भी कितने प्रकार के? 3। बोलो कौन? वेसाइकल, ट्यूब्यूल, लैमेला। दे हेल्प। कौन हेल्प? वेसाइकल, ट्यूब्यूल एंड लैमेला। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। बाकी बैठ जाओ, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। पहला बोलो, सेल वॉल फॉर्मेशन। इसके अलावा आपको मालूम है, यहां पर जो डीएनए प्रेजेंट है,
वो बताओ न्यूक्लियस में कि साइटोप्लाज्म? तो यही मीजोसोम, इनमें प्रेजेंट एंजाइम, क्या इन मीजोसोम में प्रेजेंट एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, देखते जाओ और अंडरलाइन करते जाओ। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक सेल से 2 सेल बनेगी बाइनरी फिजन के दौरान, किसी को कोई परवाह नहीं है, पढ़ो चाहे भाड़ में जाओ सर। बैक्टीरिया क्या करते हैं? सेल डिवीजन की बाइनरी फिजन, और बाइनरी फिजन करके एक सेल से 2 बनाते हैं और अपना डीएनए इधर उधर बांट देते हैं। तो डीएनए को बांटने का काम कौन करेगा? वेसाइकल, ट्यूब्यूल, लैमेली। पहला काम सेल वॉल फॉर्मेशन, दूसरा काम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान सुनो, ये जो मीजोसोम है इनमें से कुछ लोग रेस्पायरेशन करते हैं। अगर हमारे गुरुदेव से कभी मिलोगे तो वो पूछेंगे कि बताओ विच ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बैक्टीरिया इज अ होमोलॉगस, कैसा? टू माइटोकॉन्ड्रिया, टू बताओ इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो एटीपी बनेंगे। कहां बनेंगे? मीजोसोम। तो मीजोसोम और किस काम में काम हेल्प करेगा? रेस्पायरेशन। तो एक साल क्वेश्चन भी पूछा गया है, विच स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इट विल बिहेव लाइक माइटोकॉन्ड्रिया? विच स्ट्रक्चर? मीजोसोम। बोलो कौन? क्या फर्क पड़ता है सर? पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, हम फिर भूल जाएंगे। चिल्ला लो। पहला सेल वॉल फॉर्मेशन, और इसी वजह से मैं ऐसा हो गया हूं कि मैं बोलता हूं 5 पॉइंट 6 पॉइंट। अभी देखना कितने पॉइंट बन के आते हैं। और अगली बार जब मैं पूछूं कि मीजोसोम के 6 काम हैं तो 6 काम एकदम मुंह में आने चाहिए। पहला बोलो, और इनकी तरह मत करना कि बुक भी ढूंढ रहे हो कि कहां लिखा है। पहला बोलो। दूसरा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। फिर बोलो। इसके अलावा सिक्रीशन, सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। इसका मतलब है कुछ लोग गोल्गी बॉडी की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, याद रखना। इसके अलावा इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को भी बढ़ा देते हैं। तो बैक्टीरिया अपनी बॉडी में सरफेस एरिया भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एंजाइमेटिक कंटेंट, इन्हीं मीजोसोम में एंजाइमेटिक कंटेंट भी होता है, एंजाइम भी होता है। 6 काम चिल्लाओ मेरे साथ। सेल वॉल, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, 2 काम। तीसरा काम रेस्पायरेशन, चौथा सिक्रीशन, फिर इंक्रीज इन सरफेस एरिया और एंजाइमेटिक। और कल का अधूरा क्वेश्चन जो भाई साहब से मैंने पूछा था कि अगर ये बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया है, कौन? अगर ये बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया है, और अगर भाई साहब साइनोबैक्टीरिया है तो इनको रखने पड़ेंगे क्लोरोफिल। बोलो क्या? और क्लोरोफिल पिगमेंट है, और क्लोरोफिल तो होता है क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? पर इनके पास क्लोरोप्लास्ट। तो ये अपना एक मीजोसोम ऐसा बनाते हैं जिसमें क्लोरोफिल रख सकें। ऐसे मीजोसोम को बोलते हैं क्रोमैटोफोर। फिर से बोलो। तो कल को कोई पूछे क्रोमैटोफोर क्या है तो बोलना इट इज अ टाइप ऑफ मीजोसोम विच कंटेन क्लोरोफिल। एंड क्रोमा का मतलब होता है कलर। बोलो कलर। क्रोमैटोफोर। तो टोटल काम हो गए 7। कितने? तो क्या आप हमको मीजोसोम के 7 काम गिना पाओगे बिना देखे? अगर गिना दोगे तो राजा बाबू एनसीईआरटी आपकी जेब में, और तुम्हें लगेगा ये एनसीईआरटी के बाहर पढ़ा रहे। ईच एंड एवरी लाइन जब तक मैं ना कहूँ एनसीईआरटी के बाहर की है, वो एनसीईआरटी की है। मैं चाहता ही नहीं कि तुम एनसीईआरटी के बाहर पढ़ो। और जिस दिन भी यहां से क्वेश्चन बना तुम्हारा कहोगे सर कहां लिखा था, हम देख नहीं पाए। बताओ, अंदर की तरफ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, इन्हें मीजोसोम बोलेंगे। और कितने प्रकार के पॉकेट हैं? 3। तीनों दिख रही हैं? बोलो कौन? वेसाइकल, वेसाइकल, ट्यूब्यूलर और एनवेलप के तीनों स्ट्रक्चर खत्म। पहला स्ट्रक्चर कितने पॉइंट? या तो स्लाइम लेयर या तो कैप्सूल। सेल में, सेल वॉल में कितने पॉइंट? 3। नाक, बैक, पक्का। और इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 7 पॉइंट।
कौन से वाले में क्या बना रहे हैं? मीजोसोम। और मीजोसोम से कितने काम? 7। बता पाओगे? हिम्मत है तो अब बताओ, बता दोगे? बोलो। इसका मतलब नाग नाम डैप को रिलीज करना किसका काम? मीजोसोम। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा रेस्पायरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। फिर सिक्रीशन, फिर सरफेस एरिया बढ़ रहा है और एंजाइम कंटेंट बढ़ रही है और सारी बैक्टीरिया की साइनोबैक्टीरिया। हिला तो नहीं बेटा, देखो फोकस सही है। कल का फोकस गड़बड़ हो गया था। ये दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिख रहा? ये दिख रहा? ये दिख रहा है? दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? बस ठीक है, सब बाकी सब कुछ सही है। मैं ही हिल डुल रहा हूँ, मुझे खूंटे में बांध दिया गया। चलो अच्छा, अब मैं नहीं हिलूंगा डुलूंगा, वहां तक तो पहुंचना ही पड़ता है। अब बताओ, हम लोगों ने मीजोसोम पढ़ लिया, सेल इनवेलप पढ़ लिया। अब अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर घुसे, किसके अंदर? तो साइटोप्लाज्म मिलेगा? नहीं मिलेगा। न्यूक्लियस वेल फॉर्म मिलेगा? यस। नहीं मिलेगा। न्यूक्लियोइड मिलेगा? और सेल ऑर्गेनेल मिलेंगे, मेम्ब्रेनस की नॉन मेम्ब्रेनस। और एक यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल है जो हर जगह। तो हमारा नया टॉपिक है राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। याद रखना, ये भी प्रोकैरियोट के रेस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं। कल को कोई बोले राइबोसोम केवल प्रोकैरियोट में होता है, नो, राइबोसोम आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। लेकिन अभी जो डिस्कशन मैं करूंगा, बताइए वो यूकैरियोट वाले राइबोसोम का करूंगा कि प्रोकैरियोट? प्रोकैरियोट। मत करो बात बेटा। राइबोसोम they are made up of ribonucleoprotein। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने हैं। अब किसी को मतलब नहीं है, लिख लिया, कुछ ना कुछ होगा ही राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। याद रखना, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब है राइबोसोम में दो चीजें हैं। एक है आरएनए, फुल फॉर्म राइबोसोमल आरएनए। फिर से बोलो। और इसके अलावा प्रोटीन। तो याद रखना, राइबोसोम आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन वेदर इट इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। पर यहां मैं दोनों के डिस्कस कर रहा हूं कि प्रोकैरियोट। और बोला गया इनके कंटेंट में दो चीजें, वन इज आरएनए। फिर से बोलो। और दूसरा कौन? प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन। कभी तुमने नाम सुना है राइबोजाइम एंजाइम का? क्या मतलब है सर? हमसे कोई लेना देना नहीं। याद होगा उसमें 23S आरएनए की बात कही गई है। किसी को कोई लेना देना नहीं है, चाहे कुछ भी कह लो। बोलो क्या? 23S आरएनए। इसमें S का मतलब सुनील सर, हम बंधे हैं बेटा। ओके, तो तुमने कभी राइबोजाइम नाम का एंजाइम सुना है? वो राइबोजाइम एंजाइम एक्चुअली आरएनए होता है, यही प्रोकैरियोटिक आरएनए, और राइबोसोम में ही पाया जाता है। किसी को फर्क नहीं पड़ता, चलो हमें को भी नहीं पड़ता। बोलो कौन सा आरएनए? अब सुनना, इन आरएनए और इन प्रोटीन की अपनी एक डेंसिटी होती है। अब कोई पूछे डेंसिटी क्या होती है तो वो जानता होगा, इट इज D इज इक्वल टू m/v। व्हाट इज m/v? मास अपॉन वेलोसिटी, वॉल्यूम। बताओ, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर कम वॉल्यूम हो, मास ज्यादा हो, डेंसिटी बढ़ जाए। इतना तो सबको मालूम है, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।
कम वॉल्यूम में ज्यादा मास हो तो डेंसिटी बढ़ेगी। बोले इस डेंसिटी को देखने के लिए, नापने के लिए एक साइंटिस्ट आए, स्वेडबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं, स्वेडबर्ग, और इन्होंने इन राइबोसोम और इन प्रोटीन का सेडिमेंटेशन करवाना चालू किया, सेडिमेंटेशन कराना चालू किया। ये एक मैकेनिज्म है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का कुछ कुछ प्रोसेस ऐसा होता है जैसे कि किसी गंदे बालू वाले पानी में अगर तुम उसे थोड़ी देर के लिए रख दो तो बालू ऊपर और पानी नीचे आ जाता है, ऐसा होता है। कौन नीचे आता है? बालू नीचे, पानी। मैं तुमसे क्वेश्चन का जवाब मांगता हूं, वाई बालू नीचे? उसकी डेंसिटी, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसके सेटल होने की चांसेस कम, ज्यादा। तो होता है कि जिसका सेडिमेंटेशन ज्यादा उसकी डेंसिटी भी नो, पता ही नहीं है। अरे बेवकूफो, ये मत सोचो तुम गिलास और पानी सोचो। पता, पानी में बालू है तो बालू में बालू की डेंसिटी कम की ज्यादा, तो बालू पहले बैठ जाएगी। तो जो सेडिमेंटेशन कर रहा है उसकी डेंसिटी ज्यादा। तो जब स्वेडबर्ग ने सेडिमेंटेशन कराया प्रोटीन और आरएनए का, तो जिन्होंने जल्दी सेटल किया होगा, जल्दी उनकी डेंसिटी, और जिन्होंने देर में सेटल किया होगा, हाँ? तो इस तरीके से सेडिमेंटेशन की यूनिट को उन्होंने स्वेडबर्ग यूनिट कहा। क्या कहा? यस, इसे बोला स्वेडबर्ग यूनिट, और उसे एस से डिनोट किया। क्या, किससे? एस। तो अगर मैं बोलूं कि यहां पर 23S है तो इसमें एस का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट। बोलो कौन? और जितनी ज्यादा स्वेडबर्ग यूनिट होगी सेडिमेंटेशन उतना ज्यादा। नींद आ रही है? आड़ाई तो ऐसे ले रहे हो कि एकदम पता नहीं क्या तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहा हूं। सेडिमेंटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो जितने ज्यादा सेडिमेंटेशन फास्ट होंगे स्वेडबर्ग यूनिट उतना कम की ज्यादा, ज्यादा। और इसमें सेडिमेंटेशन किसका देख रहे हो? सुनील सर का। किसका? आरएनए और प्रोटीन। और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? राइबोसोम। और ऐसा बोला गया कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की 2 यूनिट, एक लार्जर और एक स्मॉल। तो लार्जर वाले में ईंट पत्थर गारा और स्मॉलर वाले में सीमेंट। तो चाहे लार्जर यूनिट हो चाहे स्मॉलर यूनिट हो, उनमें क्या है? आरएनए और प्रोटीन। तो बताओ लार्जर यूनिट की डेंसिटी कम की ज्यादा? ज्यादा। और स्मॉलर की कम। तो इन्होंने बोला स्मॉलर यूनिट का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है 30S, लार्जर यूनिट का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है 50S, पर दोनों अगर मिला करके रख दी जाए तो होगा 70S। फिर से बोलो। और कुछ लोग की गणित बोलते हैं 50 + 30 = 80 होनी चाहिए। 10 कहाँ चला गया? जब ये दोनों आपस में जुड़ती हैं तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का लॉस होता है। तो अगर इन्हें अलग अलग नापा जाए तो ये कितना, और ये 50S, लेकिन अगर दोनों को एक साथ जोड़कर माना जाए तो 70। और बोलते हैं जो 70S राइबोसोम है दे आर यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। और माना जाता है कि ये जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं ये प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में होंगे। कहां पर होंगे? प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म, जिनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना है? क्या फर्क पड़ता है कितना है? बोलो, नहीं मारेंगे क्या? 70S। किसके बने? वाई आर आरएनए, आर फॉर वो आरएनए जो क्या बनाएगा? चिल्ला चिल्ला के बुला रहा, मेरा नाम है आरएनए। फर्क ही नहीं पड़ता, बचपन से पढ़ते इतनी बार पढ़ा कि फर्क ही नहीं पड़ता। हमने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया, तुम चाहे कुछ भी हो। कभी पूछो कि तुम्हारा नाम आरएनए का है, तुम्हारा नाम कल्लू का है? नहीं तो कहेगा हम काले नहीं है इसलिए हमारा नाम कल्लू। हाँ, ये टोपी वाले से पूछो, है ना? तो बोलेगा हमारा नाम आरएनए क्यों है? क्योंकि आर माने यानी हम आगे जाके क्या बनाएंगे। तो हम इनसे पूछेंगे हे आरएनए तुम अकेले राइबोसोम बना लेते हो?
बोले ना, हमारे साथ कुछ प्रोटीन आकर के जुड़ती हैं और इस तरीके से हम एक मिक्स कंपाउंड बनाते हैं। नाम बताओ। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, जो आगे चल के क्या बनाता है? राइबोसोम। कितनी यूनिट होती हैं? 2। एक कौन? स्मॉलर और एक लार्जर। स्मॉलर का कोफिशिएंट कितना है? 30 है और लार्जर का 50 है। हटा दें? बता पाओगे? देखें कितने लोग बता पाएंगे। बताओ। अच्छा, क्या राइबोसोम प्रोकैरियोट में होंगे? किसके बने होंगे? आरएनए और प्रोटीन, इनका कॉम्बिनेशन का नाम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। पक्का? अब बताओ, जब भी इनकी सेडिमेंटेशन देखना होगा, इनकी एस यूनिट देखनी पड़ेगी। व्हाट इज एस? क्या इन्हें स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं? क्या स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट लगभग एक जैसे हैं? स्वेडबर्ग यूनिट ज्यादा तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी। पक्का? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इन टोटल कौन सा? 80s की 70s? कितनी यूनिट? एक कौन और एक? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, हालांकि हम सब इतने रट्टाफिकेशन है, इतने रट्टाफिकेशन है कि हम कभी एज्यूम ही नहीं करते कि हमें क्या पढ़ाया जाए। मैं जब तुम्हारी तरह था तो मैं रट्टा मार के बैठा था कि प्रोटीन सिंथेसिस मतलब RER। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब RER। व्हाट इज RER? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा और बड़ा हुआ तो पता चला कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम है और इस वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और अब मैं यहां पढ़ा रहा हूं प्रोकैरियोटिक सेल। कौन से सेल? और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है कि नहीं है? और जब न्यूक्लियस नहीं है तो बताओ ER होगा कि नहीं होगा? और जब ER नहीं होगा तो RER भी। तो लोग कहेंगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं भाई साहब, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। प्रोटीन सिंथेसिस का ER से कोई लेना देना नहीं है, R से लेना देना। R मतलब राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस है, और राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं। तो क्या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम है? यस। और वो राइबोसोम इकट्ठा रहने लगे हैं और इकट्ठा रह करके ग्रुप बनाने लगे हैं, और इस राइबोसोम के ग्रुप का नाम है पॉलीराइबोसोम। फिर से बोलो। तो बताओ, ये पॉलीराइबोसोम ER में मिलेंगे कि साइटोप्लाज्म? क्योंकि प्रोकैरियोट में ER होगा। और इसी पॉलीराइबोसोम कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसोम। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट 2017। नीट तब था कि नहीं था? तो याद रखना 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कंडीशन जनरली किस में मिलती है? प्रोकैरियोट। क्योंकि यूकैरियोट तो अपने राइबोसोम को कहां लिए बैठा है? ER। और व्हाट इज ER? तो कल को मैं पूछूं कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया दे परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस इन देयर RER, ट्रू और फॉल्स? तो दे परफॉर्म देयर प्रोटीन सिंथेसिस इन राइबोसोम, ट्रू और फॉल्स? सिंगल राइबोसोम और ग्रुप ऑफ, and this group of ribosome is known as polyribosome, also known as polysomes. एक चीज और अभी कसम खा लो, क्योंकि आगे जेनेटिक्स मुझे ही पढ़ानी है, और जब मैं तुम्हें जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ फिर तुम मुंह फैला करके देखोगे, मुझे आएगी गुस्सा। अगर प्रोटीन सिंथेसिस करानी है तो एक RNA से कभी काम नहीं चलेगा, 3 RNA चाहिए। एक चाहिए mRNA। व्हाट इज mRNA? एक चाहिए rRNA, बोलो। और एक चाहिए tRNA। व्हाट इज tRNA? ट्रांसफर RNA। बताओ इसमें से कौन DNA का मैसेज लेके आएगा? किसमें कोडॉन होंगे? और इन कोडॉन को पढ़ेगा कौन? tRNA। इसमें क्या होगा? एंटी कोडॉन। तो बताओ, कोडॉन को एंटी कोडॉन पढ़ रहे हैं और ये सब देख कौन रहा होगा? राइबोसोम, जिसमें क्या है? RNA। तो बताओ, प्रोटीन सिंथेसिस किसी एक RNA से होगी कि 3? तीनों RNA चाहिए। बोलो कौन कौन? mRNA,
rRNA, tRNA. What is mRNA? What is rRNA? What is tRNA? और इनमें से कोई एक ना हुआ प्रोटीन सिंथेसिस, तो बताओ राइबोसोम की जरूरत क्यों है? बिकॉज राइबोसोम दे कंटेन rRNA, और rRNA ना होता तो प्रोटीन सिंथेसिस ना होता। अब बताओ बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस SCR में कि RER में? इतने पागल हो, अरे RER में। हाँ, RER में नहीं होगी, क्यों? पहली क्लास लग रही तुम्हारी, पहली है, खड़े हो जाओ। क्यों नहीं RER? बेटी अब कंफ्यूज मत होना, जवाब सही देना, पहली क्लास होने के बावजूद भी जवाब सही देना। वाई RER? बताओ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में प्रोटीन, दो ऑप्शन है, बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस कहां होगी? RER में होगी कि SCR में? SCR में होगी। आपका नाम क्या बेटा? मानसी बेटा, आज पहली क्लास है, छोड़ दे रहे तुम्हें, बैठो नहीं डांट पड़ जाती। कितनी देर से समझा रहे, तुम्हें लगता है ना तुम्हारा टीचर इतना रिपीटेटिव है, और जब तुम पूछा करते हो कि सर आप इतने रिपीटेटिव क्यों होते हो, हमें एक बार में समझ में आ जाती है। उसका जवाब ये है आपके सामने, कितनी बार बोल चुका हूं? 10 बार, और फिर भी जवाब क्या आया? बताओ बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, और ER मेम्ब्रेनस की नॉन मेम्ब्रेनस? मेम्ब्रेनस। तो बताओ बैक्टीरिया ER रखेगा? तो जब बैक्टीरिया ER नहीं रखेगा तो उस पर राइबोसोम कहां से आएंगे, और राइबोसोम नहीं आएंगे तो RER नहीं होगा, और SCR। ER ही नहीं होगा तो ना होगा RER, ना तो SCR। तो मानसी प्रोटीन सिंथेसिस ना तो किसमें? बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरिया। अगर यही बोलो सुनील सर की सेल में प्रोटीन सिंथेसिस कहां होगी? RER, क्योंकि ये लोग ने ER रखा है, और ER में क्या होगा? राइबोसोम। फिर से बोलो, और हमें ER चाहिए कि राइबोसोम? और राइबोसोम मिलेंगे कहां? ER में, और वो कौन सा ER? RER। इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस कहां? RER। अभी बताओ बैक्टीरिया के पास RER, SCR, तो प्रोटीन सिंथेसिस कहां होगा? राइबोसोम। तो राइबोसोम ER में, SCR में कि अकेले पड़े हैं? ग्रुप बना के पड़े हैं? नाम बताओ। पॉलीराइबोसोम। तो मानसी जवाब ये होना चाहिए था कि बैक्टीरिया में ना तो RER ना तो SCR, कहां पर? पॉलीराइबोसोम। और इतनी इजीली फंसते हैं इस क्वेश्चन में लोग कि मैं जब ये क्वेश्चन बनाता हूं तो 70% पॉपुलेशन कहती कितना आसान क्वेश्चन सुनील सर ने पूछा था कि बताओ प्रोटीन सिंथेसिस SCR में होती कि RER में? दुनिया जानती है RER, और ऊपर मैंने धीरे से लिखा है इन बैक्टीरिया, इन प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन RER, SCR, बोथ नन। तो आराम, व्हाई? क्योंकि बैक्टीरिया कैसा है? प्रोकैरियोट, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ER, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्योंकि ये सारे मेम्ब्रेनस हैं। और जो इतना आसान दिख रहा था वो आसान निकला कि मुश्किल। तो अब कोई कह देगा अच्छा इसका मतलब RER नहीं होती तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है। तो क्या राइबोसोम होंगे? अकेले होंगे? यस सर। ग्रुप में होंगे? नाम बताओ। पॉलीराइबोसोम। अभी भी नहीं आया। अरे लड़ाई मत करो, ये दुनिया बेटा सब यहीं छूट जाना है। बड़े बड़े लोग घर बनाते, महल बनाते, शाहजहां को मालूम था कि ताजमहल यहीं छूट जाएगा, और तुम एक कुर्सी में 2 लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो। गुस्सा मत हो यार, हम पे गुस्सा दिखाओ। इतना ईगो, इतना सेल्फ रेस्पेक्ट, इतनी चीजें इस उम्र में होती हैं कि तूने मेरी तरफ घूर के क्यों देखा? मैं तेरी आंख निकाल के गोटियां खेलूंगा। उम्र भी होती है, स्टाइल होना चाहिए। 10 लोग देख के बोलते हैं वाह भाई तुमने क्या डांटा था। कुछ नहीं होगा, सब यहीं रह जाएगा।
अच्छे डॉक्टर बनने से पहले बने नहीं बनेंगे? बनेंगे। अब बताओ प्रोटीन सिंथेसिस RER की SER? अरे है RER, मैंने बताया ही नहीं कि ये प्रोकैरियोट की यूकैरियोट। अच्छा बताओ यूकैरियोट में? थैंक यू। प्रोकैरियोट में पॉलीराइबोसोम। थैंक यू वेरी मच। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्लूजन बॉडीज। बोलो क्या बेटा? Inclusion bodies are the bodies made up of reserve food material। एकदम शांत बेटा। रिजर्व फूड मटेरियल की बनी हुई बॉडीज हैं, यानी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया कुछ फूड मटेरियल को रिजर्व करते हैं। These are present in cytoplasm। ये साइटोप्लाज्म में पड़ी होती हैं। एंड जनरली, नॉट ऑलवेज, मैंने बोला ऑलवेज कि जनरली, जनरली दे आर नॉन मेम्ब्रेनस। कोई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट वैसे भी नहीं ले सकता, क्योंकि न्यूक्लियस मेम्ब्रेनस की नॉन मेम्ब्रेनस कुछ मतलब नहीं। कल मैंने बोला था किसी भी कोशिका में न्यूक्लियस की हैसियत राजा की है, और राजा के पास कपड़े मेम्ब्रेन, तो प्रजा के पास होगी। तो जब राजा ही नंगा है तो प्रजा भी, बताओ मेम्ब्रेनस की नॉन मेम्ब्रेनस? तो जनरली इनके पास जो भी स्ट्रक्चर होगा वो मेम्ब्रेनस की नॉन मेम्ब्रेनस। तो बोलते हैं कि तुम किसी बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्म में घुसो और तुम्हें छोटे छोटे पार्टिकल मिलेंगे और बिल्कुल रिजर्व फूड मटेरियल लिए हुए मिलेंगे, मेम्ब्रेनस की नॉन मेम्ब्रेनस। एंड दीज बॉडीज आर नोन एज इंक्लूजन। और इनके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। क्या आपके बुक में फॉस्फेट ग्रेन्यूल नाम का कोई बॉडी दिया है? आप देखेंगे और मुझे अच्छा लगेगा कि आप पढ़ा रहे हैं मुझे। फॉस्फेट ग्रेन्यूल मिला? कुछ और लिखा है? बोलो। साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। वाई साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल? कोई भी इस क्वेश्चन का जवाब देगा तो मुझे अच्छा लगेगा। साइनोफाइसी फोटोसिंथेसिस करेगी, फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाएगी, और ग्लूकोज और फूड मटेरियल बनाएगी, और उसे मेम्ब्रेन में कवर करके रखेगी कि नॉन मेम्ब्रेन? साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। इसके अलावा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, हाँ ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। और कुछ दिया है? बोलो। हाँ, अब इसको पढ़ाने के लिए रुकना पड़ेगा। ये तीन पढ़ो पहले। फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। ओके गुड। अब पिछली साल मेरी क्लासेस में कौन था? यस 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 यस, हाँ भाई खड़े हो। अब तुम मुझे बताओ बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस के बारे में, अगर तुम्हें कुछ भी आता है साइनोबैक्टीरिया में। अच्छा, ये वाली फोटोसिंथेसिस देखो। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S C6H12O6 क्या निकला? सल्फर। हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये बैक्टीरिया की है कि साइनोबैक्टीरिया? पता नहीं। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों से उम्मीद लगाई, मेरी गलती है। बैठ जाओ, अब मैं बता रहा हूं, अब सुनो। अब ध्यान सुनो, क्योंकि मैं तीसरा वैक्यूल पढ़ाने जा रहा हूं, गैस वैक्यूल, और मैं नहीं चाहता कि आप गैस वैक्यूल को रट्टा मारें। तो इस गैस वैक्यूल को समझने के लिए आपको फोटोसिंथेसिस समझनी पड़ेगी। एक होते हैं साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस जब कर रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में जोड़ करके C6H12O6 बना रहे होते हैं, साथ में ऑक्सीजन निकल रही होती है, और इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। बोलो कहां पर? क्लोरोफिल और सनलाइट।
ये फोटोसिंथेसिस बहुत नॉर्मल फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि दुनिया का हर प्लांट लगभग फोटोसिंथेसिस ऐसे ही करता है। इससे निकलने वाली गैस है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन गैस एक वैक्यूल के रूप में निकल रही है, और ये बेटा नॉन मेम्ब्रेनस बुलबुला सा एक वैक्यूल, गैस का वैक्यूल आ रहा है। तो बताओ गैस वैक्यूल साइनोबैक्टीरिया में होगा कि नहीं होगा? होगा। ये तो बात पक्की है, साइनोबैक्टीरिया में गैस वैक्यूल होगा। इसके अलावा एक बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड H2S किसके साथ? H2S के साथ रिएक्शन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, एंड दीज क्लोरोफिल आर बैक्टीरियल क्लोरोफिल। कौन सी? और सनलाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 बना रहा, साथ में क्या निकल रही है? सल्फर। और सल्फर जो गैस के रूप में निकल रही है, इट इज अगेन अ गैस वैक्यूल। बताओ दोनों गैस वैक्यूल सेम है कि अलग अलग? अलग है। और ऐसी बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस दो बैक्टीरिया करते हैं, एक है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन कलर के सल्फर बैक्टीरिया। वाई दे आर नोन एज सल्फर बैक्टीरिया? क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन निकाली कि सल्फर? सल्फर। और दूसरे तरीके के पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और अब अपनी एनसीईआरटी देखो तो शायद रटना ना पड़े। और बोला गया होगा कि गैस वैक्यूल 3 लोग बना रहे हैं। बोलो कौन? बोलो। साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया। देखो कौन कौन दिखाई पड़ा कि नहीं? नहीं देखा? बोलो कौन कौन? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया की जगह ब्लू ग्रीन लिखा होगा। व्हाट इज ब्लू ग्रीन? पता नहीं सर, साइनो तो नहीं लिखा, आप क्या पढ़ा रहे हो सर उल्टा सीधा? बताओ साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन के अलावा और क्या? ग्रीन। ग्रीन और कौन? पर्पल। तो ग्रीन का पूरा नाम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये सारे लोग गैस वैक्यूल बनाएंगे, और सारी गैसेस एक जैसी की अलग अलग? बताओ साइनोफाइसियन गैसेस कौन सी होंगी? ऑक्सीजन। बोलो कौन सी? इन्होंने क्या निकाला है? ऑक्सीजन, और इनकी सल्फर। तो बताओ फोटोसिंथेसिस एक प्रकार की कि दो? बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस एक की दो? एक साइनोबैक्टीरिया करेगा तो क्या निकालेगा? ऑक्सीजन। और नॉर्मल बैक्टीरिया करेंगे तो सल्फर। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं। अभी जब मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा दोबारा और तब पूछूंगा कि सारे बैक्टीरिया ऑक्सीजन निकालते हैं, तब तुम बोलना हाँ, और फिर कचरेंगे पकड़ के तुमको। निकालते हैं? सारे निकालते हैं। वान नील याद है? वान नील रट्टा मारा ही होगा कभी ना कभी। वान नील याद है? वान नील बैक्टीरिया पे फोटोसिंथेसिस कर रहा था और बैक्टीरिया ऑक्सीजन निकाल रहा था कि सल्फर? सल्फर। ये भी आपकी एनसीईआरटी में है, इस चैप्टर में नहीं है तो अलग चैप्टर में मिलेगा। किसमें मिलेगा? फोटोसिंथेसिस। और ना आया तो रट्टा मारो। अब तो तुम लोगों से कॉन्सेप्ट में बात ही नहीं करूंगा। बताओ कौन कौन से ग्रेन्यूल? फॉस्फेट, साइनोफाइसियन, ग्लाइकोजन और गैस वैक्यूल। सारे के सारे बैक्टीरिया करेंगे। नो। बोलो कौन? ब्लू ग्रीन, ग्रीन और पर्पल। और प्लीज ऐसे बताओगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। कितने लोग हैं ऐसे बता पाएंगे? इंक्लूजन बॉडी याद है? मेम्ब्रेनस की नॉन मेम्ब्रेनस? रिजर्व फूड मटेरियल है? सॉरी मैं भूल जाता हूं कि मैं खूटे में हूं। ओके छोड़ दो बेटा, सॉरी। बताओ मेम्ब्रेनस की नॉन मेम्ब्रेनस? इंक्लूजन बॉडी है? और ये बॉडी भी प्रोकैरियोट की स्पेशलिटी है, यूकैरियोट में नहीं। यूकैरियोट में होगा तो स्टोरेज किया जाएगा। पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, भूल ही गए। और एनिमल होगा तो लिवर, एनिमल होगा तो लिवर। पर प्रोकैरियोट हैं तो आपको मालूम है इनमें स्टोर करने के लिए कौन है? कोशिकाएं। एक की मैनी? एक। और वो भी एक कोशिका में क्या? साइटोप्लाज्म। और जो ग्रेन्यूल है उनके नाम बताओ, जल्दी बताओ। फॉस्फेट, साइनोफाइसियन, ग्लाइकोजन और गैस वैक्यूल। और गैस वैक्यूल सबके पास है। कुछ लोगों के पास है वो जो लोग क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। कौन कौन? ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया,
पर्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के गैस में ऑक्सीजन। थैंक यू वेरी मच, आ गया आपको। और बताओ, ग्रीन के सल्फर, पर्पल के सल्फर। तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है अब आपको पता चल रहा होगा। इस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल को हमने अपनी जेब में रख लिया। तुम्हें आया कि नहीं आया? आया। यूकैरियोटिक में कूदूं इसके पहले आपको मुझे आज के टॉपिक रिवाइज करने। राइबोसोम याद है? ईंट पत्थर गारा के बने हैं। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, आरआरएनए है, प्रोटीन है, स्लटबर्ग यूनिट है, सेगमेंटेशन कोफिशिएंट है। बताए 70s की 80s? 70s। 2 यूनिट है, छोटी वाली और छोटी वाली 30s, बड़ी वाली दोनों जोड़ दिया 50 और 30 80 होना चाहिए। तो 70। बताओ ये आरईआर में है? यस सर। नो सर, एसईआर में है। फिर पॉलीराइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस में एक आरएनए की तीनों, एमआरएनए, आरआरएनए। तो कभी बैक्टीरिया में पूछा जाए फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, आरईआर लगाओगे, एसईआर लगाओगे। फिर चलो मानसी ने एक चीज तो आज सीखी है ना, कहाँ पढ़ के आए हो? आज एक चीज पढ़ के आए हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरईआर नहीं जरूरी है, राइबोसोम। क्या जरूरी है? और राइबोसोम ईआर में चला गया तो उसका नाम क्या हो गया? आरईआर। नहीं था तो एसईआर। और एसईआर की तो वैसे वो औकात नहीं है कि वो क्या कर सके, क्योंकि उसके पास राइबोसोम। आगे बढ़े, आओ आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक सेल। और ध्यान सुनना, ऐसा कोई कमाल बात पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, आपने दसियों बार पढ़ी होगी, लेकिन इसके व्यूज अलग हैं। अगर तुम मेरी नजरों से देखोगे तो तुम्हें नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। यूकैरियोटिक सेल का मतलब है सेल विथ ट्रू न्यूक्लियस। और ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अलावा प्लस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। अब एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी, लेकिन जिसको नहीं मतलब है वो नहीं मतलब, जिसको मतलब है उसको बड़ी अच्छी लगेगी। मान लीजिए मैं यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहा हूं, तो उस यूकैरियोटिक कोशिका में एक चीज तो 100% मिलेगी, वॉल नहीं, बोलो कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ देर के लिए पेन रोको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में मिलेगी, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म मिलेगा। क्या मिलेगा? तो बोला गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने एक कंपार्टमेंट बनाया, एक बड़ा सा कंपार्टमेंट बनाया। कंपार्टमेंट का मतलब कमरे जैसा 3D स्ट्रक्चर। और इस कंपार्टमेंट के अंदर, पूरे कंपार्टमेंट के अंदर प्रोटोप्लाज्म है। और प्रोकैरियोट होता तो बड़ा सीधा कंपार्टमेंट होता है, एक बार मेम्ब्रेन में घुसे फिर आगे मेम्ब्रेन मिलनी ही नहीं, अब किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। अरे प्रोकैरियोट होता तो एक मेम्ब्रेन होती, फिर इसके बाद मेम्ब्रेन, ना तो न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन, ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना तो गोल्गी बॉडी, कोई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। लेकिन जैसे ही तुम इस कंपार्टमेंट में घुसे, तुमको एक बड़ा सा कंपार्टमेंट और मिला, और वो भी मेम्ब्रेनस कंपार्टमेंट है, और उसका नाम है न्यूक्लियस। बोलो क्या नाम? दिस इज अगेन अ कंपार्टमेंट नोन एज न्यूक्लियस। याद रखना, मैं फिर लिख रहा हूं, कंपार्टमेंट के अंदर कंपार्टमेंट। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं? बताओ। मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब बोले आप और आगे बढ़िए, आपको मिला ईआर। बोलो क्या मिला?
बताइए ER के अपने ल्यूमेन हैं, इसके भी अपने कंपार्टमेंट, यानी कि यहां पर भी मेम्ब्रेन। हे भगवान, यानी कि आप घर में घुसे, घर चारों चार दीवारियों से एक बार बना हुआ था, उसी चार दीवारी में कहीं किचन बना था, अलग से दीवार नहीं थी, बिना दीवार का घर था। तो घर बराबर कमरा और कमरा बराबर घर। एक घर में कितना कमरा? एक, और एक कमरे का घर। लेकिन तुम एक घर में घुसे, किचन का अलग कंपार्टमेंट, लिविंग रूम का अलग कंपार्टमेंट, ओके, बेडरूम का अलग कंपार्टमेंट, बाथरूम का अलग कंपार्टमेंट। बताइए एक कंपार्टमेंट के अंदर अलग कंपार्टमेंट। तो बताइए एक मेम्ब्रेन के अंदर और मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी अगेन मेम्ब्रेनस, माइटोकॉन्ड्रिया अगेन मेम्ब्रेनस। तो मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन, इसका मतलब हियर इज अ एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। अंडरलाइन कर लो जहां एनसीईआरटी में लिखा है, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में कंपार्टमेंटलाइजेशन बहुत होते हैं। और कभी कोई पूछे व्हाट इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, बोलिए इट इज अ मेम्ब्रेन विद इन मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन है, और फिर भी ना माने तो उसे बोलो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब सेल ऑर्गेनेल विथ मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनेल विथ मेम्ब्रेन। तो बताइए अगर कभी पूछा जाए देयर इज अ सेल विथ एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, बताइए ये प्रोकैरियोटिक सेल की यूकैरियोटिक? हाँ, प्रोकैरियोटिक। बताइए प्रोकैरियोटिक के लिए एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन शब्द यूज करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। सो यूकैरियोटिक सेल, दीज आर द सेल विथ ट्रू न्यूक्लियस। इसके बारे में तो मैंने कितनी बार बता रखा है। ट्रू न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ क्या हो? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इनके अंदर होता है क्रोमोसोम। बोलो क्या होता है? तो डीएनए होता है, लेकिन डीएनए के फॉर्म में कि क्रोमोसोम के फॉर्म में? तो देयर इज अ जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम। और याद रखना इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी हैं। क्या बेटा? मेम्ब्रेन। फर्क नहीं पड़ना ना, पढ़ना ही नहीं। बताओ इनके अंदर कैसे ऑर्गेनेल हैं? बताओ माइटोकॉन्ड्रिया होगा? लिख ही दें, वरना कल को कह दो सर लिखाया नहीं था। माइटोकॉन्ड्रिया होगा? बताओ ER होगा? और अगर ER होगा तो दो प्रकार का होगा, आर या SCR। तो बताओ RER और SCR की बात प्रोकैरियोट की यूकैरियोट? माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी बॉडी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, लाइसोसोम होगा, वैक्यूल होगा, सब कुछ होगा। और सब में क्या होंगी? मेम्ब्रेन। इट इज मेम्ब्रेन विद इन मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, दैट इज नोन एज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। आप सेल के अंदर घुसो, आपको कोई भी चीज ऐसी फैली नहीं मिलेगी, बड़ी ही सुव्यवस्था होगी, और उस व्यवस्था को मेम्ब्रेन ने घेर रखा होगा। इट इज नोन एज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। हटाए से आगे चलो। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऐसी क्लासेस मुझे पता ही नहीं चलती, क्योंकि इन क्लासेस का कोई मतलब नहीं होता, तुम्हारे पास से जवाब नहीं आएगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स में देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। याद रखना, ये प्लांट और एनिमल शब्द कभी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यूज नहीं होते। बड़ा सा क्रॉस। फिर सुन लो, 3 बार बोलना है। प्लांट और एनिमल शब्द किन कोशिकाओं में लागू नहीं होते? हाँ, क्योंकि प्रोकैरियोट के 4 लोग कल मैंने पढ़ाए थे, याद है किसी को? बोलो कौन? B फॉर बैक्टीरिया, CB फॉर साइनोबैक्टीरिया, AB फॉर आर्कीबैक्टीरिया, इसके बाद माइकोप्लाज्मा, इसके अलावा PPLO। व्हाट इज PPLO? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कहीं पर भी मैंने बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के अलावा प्लांट और एनिमल शब्द यूज किया कि नहीं? नहीं।
तो जब भी कोई बोले प्लांट और एनिमल, क्या बोले, फिर से बोलो, तो आप सतर्क हो जाओ, वो प्रोकैरियोट, वो कौन होगा? तो प्लांट और एनिमल होना अपने आप में प्रोकैरियोट से हट जाना, और इसीलिए बोला गया था प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सेल वॉल रखती हैं, चाहे कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल हो एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, एक्सेप्ट। तो सेल वॉल तो हर प्रोकैरियोटिक कोशिका रखती है एक्सेप्ट। और मैंने बोला था कि इनको विटेकर साहब ने एक ही किंगडम दिया, दो की एक, उसका नाम क्या है? मोनेरा। थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। तो विटेकर साहब ने कहा कि दुनिया भर की सारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं 5 किंगडम में किसमें? एक, बोलो कौन? मोनेरा। बस यहीं रहो और कहीं नहीं आने की जरूरत। और अब विटेकर साहब कहते हैं कि हमारे पास बच गया, बोलो, प्रोटिस्टा, हाँ, और फंजाई, और प्लांट और एनिमल। तो बताओ, प्लांट और एनिमल जैसे शब्द पहली बार प्रोकैरियोट की यूकैरियोट, फर्क ही नहीं पड़ता किसी को, है ना? चाहे जितना भी पढ़ाओ। तो बताओ, ये रहा यूकैरियोटिक कोशिकाएं, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं 4 किंगडम में बटी हुई हैं। नाम बताओ? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल। ऐसे मेरे को पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, पूछ ले, बताओगे? अगर बताओगे तो राजा बाबू हो। क्या आपको 5 लोग याद हैं? बोलो, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ, ये थे। अच्छा, यहां पर मुझे दौरे पड़ रहे हैं 4, मुक्का मार देंगे, 3 की 4, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, यूट्रोमाइसिटीज। याद आया? प्लांट याद है? बोलो, एल्गी, ब्रायोफाइटा, पेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। पक्का? और यहां तो 11 लोग याद है, बोलो, कोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथी, एस्केहेल्मिंथी, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। ये काफी है तुम्हारी जगाने के लिए। अब भी कोई सो गया तो कुंभकर्ण है। तो तुम इतने सारे लोगों में डरना नहीं। कहां तुम झांक रहे हो? इधर कहां देख रहे हो? उतनी देर से देख रहे तुमको। अब तुमको गुस्सा है कि मेरे ऊपर कि सर ऐसी बात कर रहे हैं। इधर देखो, तुमसे नहीं कह रहे, तुम्हारे पीछे वाला। हाँ, अब ओए, बिल्कुल बदतमीजी नहीं। मुझे भी गुस्सा आ जाती बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। तुम्हारी इज्जत में थोड़ा सा खनन हुआ, तुम कहोगे अभी चलो इसकी कहाँ है, पंचर कर देंगे। हमेशा आपके टारगेट फिक्स होने चाहिए। इधर उधर ताकने झांकने से कोई फर्क। अच्छा, हम लोग क्या करते थे एम्स में, चलो अब एक कहानी सुनाते। एम्स में जब आप सेकंड प्रॉफ में होगे, सेकंड प्रॉफ, जब आप पहला साल रैगिंग वैगिंग गुजार चुके होगे, तो एम्स आपको इनविटेशन भेजता है। आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में हो, किसी भी, आप दुनिया के सैफई वाले मेडिकल कॉलेज में, फिर भी वो आपको इनविटेशन भेजते हैं कि सारे लोग इनवाइटेड हैं। और यहाँ एक प्रोग्राम होता है, पल्स प्रोग्राम, 3 दिन का है, 3 डेज। और इन दिनों में आप जो बदतमीजियां कर सकते हो सब करना अलाउड है। आप जो सोच सकते हो वो कर सकते हो। इस एम्स के अंदर इतनी गंदी जगह है ये। रात भर नाच सकते हो, रात भर डीजे बज रहा, ओके, रात भर दारू पी सकते हो, सॉरी ऑनलाइन बोल रहा हूँ। अच्छा, अपना फ्रेंड्स के साथ घूम सकते हो, बॉयज बॉयज के साथ, गर्ल्स गर्ल्स के साथ, गर्ल्स बॉयज के साथ, बॉयज गर्ल्स के साथ। जानते तुम्हारी इच्छाएं क्या है। मालूम, ये जो तुम सोच रहे हो ना, और दिल्ली जैसा शहर,
जेब में पैसा हो, इसके बाद तो जिंदगी रौनक ही। और 3 दिन ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में कोई है। एक दिन कैलाश खेर गाना गाने आ रहे, आप उनके साथ डांस कर रहे हो, वो बड़ा सा स्टेज है। दूसरे दिन अरिजीत सिंह आ रहे, बुलाए जाते हैं, वो डांस कर रहे। भाई डॉक्टरों का एंटरटेनमेंट होना चाहिए। किसी दिन तुम ही गा रहे हो हैं, अपना ग्रुप बना रहे हो, डांस कर रहे हो इधर उधर। तो ऐसे समय पे हमारे जैसे गांव के देहाती लोग भी पहुंच जाते हैं। ऐसे ही तुम्हें समझा रहे हैं, मैंने मेरे साथ हुआ है, कई बार समझा चुका हूँ बच्चों को। अब बोलता हूँ कुछ नहीं फर्क पड़ता, इसलिए सुनो। तो पहली बात तो जेब में पैसा नहीं। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में एमबीबीएस कर रहे हैं। आगरा से दिल्ली जाने वाले इंटरसिटी में बैठे विदाउट पैसा नहीं है। और जा कहाँ रहे, पैसा है थोड़ा बहुत 150 रुपए विदाउट टिकट। टीटी से बसते बचाते निजामुद्दीन में उतरे, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का नाम। अब वहां से कैसे चले, तो 2-4 दोस्त साथ में है। भाई कहाँ जा रहे हो, एम्स, चलो हमको भी ले लो, किराया दे देना यार। उन्होंने एम्स में पहुंचा दिया। एम्स के गेट के बाहर एकदम बैरियर लगा हुआ है, बोले अंदर जाने वाले को कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो कहते बना दो भाई कार्ड। कहाँ से आए, एसएन मेडिकल कॉलेज। 1000 रुपया है 100 रुपए है नहीं, 1000 रुपए कैसे देंगे। अचानक वहां बियर की केन उतारी जा रही है। आपने एक केन उतारी, पकड़ा, हाँ कहाँ भैया, केन वाला। अब बियर वाला सोच रहा डॉक्टर साहब मेहनत, मतलब आपका हेल्प करा रहे हैं, और जो वहां पर तुम्हें चेकिंग करने में लगा है वो सोच रहा बियर वाला है। दोनों कंफ्यूजन में तुम अंदर घुस गए, और अंदर घुस गए और एम्स में खो गए। कितने दिन क्योंकि यहाँ खाना भी है, पीना भी है, सब कुछ। अब वहां पहुंच के पता चला कि दुनिया में हमसे ज्यादा बदसूरत कोई है ही नहीं। और भैया रोज हम कंघी करते थे, तुमको बता रहे, तुमको और रोज ऐसे देखते थे। बाद में पता चला किसी को फुर्सत नहीं तुम्हें देखने की, क्योंकि हर आदमी अपने आप को देखने में परेशान है ना। तो जब तक कुछ बन नहीं जाओगे कोई देखेगा, और उसके बाद भी देखेगा कोई गारंटी। इतनी सारी बातें, इतनी सारी कहानियां सुनाने के बाद मैं कहना चाहता हूं, आपके साथ केवल बेटा सरसैया घाट तक क्या जाएगा, कैरियर। व्हाट इज सरसैया घाट? यहाँ का क्रिमेशन सेंटर है जहां पर बॉडी जलती है। आपके साथ कैरियर जाएगा। जिस दिन मैं मरूंगा कहेंगे यार काका देव के मास्टर साहब में मर गए। कौन मरा? सुनील सर। कौन? मास्टर साहब। दैट इज कैरियर। आप मरे, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब थे, निकल लिए। हाँ अभी छोड़ी आओ। कुछ नहीं बचा। मैं इतनी सारी बातें बोलता हूं, 10 मिनट मेरे बर्बाद हो गए। अब मैं ये ना करूं तो तुम लोग को वो लगता है। किसी को फुर्सत नहीं, इनफैक्ट किसी को फुर्सत नहीं। ये बात ध्यान से सुनो, अपने कैरियर पे फोकस करो। और सब लोग यहाँ पढ़ने आए, कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त करने नहीं आया। ये इंडियन गर्ल्स हैं जो बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, और इसी हालत में तुम यूपी से दिल्ली पहुंचे, कान के नीचे कंटाप बैठता है और गर्ल्स ही मारते। तब समझ में आता असली औकात क्या। हमको कोई छू नहीं सकता। वहां तुमको वो भी मारेंगे, उसके बाद पुलिस वाले भी मारेंगे और जेल के अंदर भी करेंगे। तो फोकस अपॉन। अभी भी नहीं डरे? डरे डरे तो कोनो फेयर एंड लवली लगाने से कोई फायदा? हटाएं, वापस लौटे। इसे बोलते हैं डिस्टर्बेंस इन टॉपिक। अब टॉपिक में डिस्टर्बेंस हो गया, मैं कहां था पता ही नहीं याद है। याद करो, कौन कौन किंगडम? ये सब प्रो की यू। तो अगर मैं प्लांट और एनिमल का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, इसका मतलब मैं प्रो में हूं कि यू में? यू में। और कल मैंने पढ़ाया था राजा बाबू की तरह 3 अंतर बता दो, 4, और बता दो मैं आगे बढ़ जाऊं। क्या प्लांट से याद है?
हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, ऐसे बच्चे पसंद है मुझे। एनिमल याद है? दो प्रकार की सेल हैं, दोनों में अंतर याद है? बताओ, यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट की प्रेजेंट, यहाँ पर बताओ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यहाँ पर ये माइनस और एंटी का मतलब एब्सेंट, ये प्लस और एंटी का मतलब प्रेजेंट। अच्छा बताओ, वैक्यूल स्मॉल की लार्ज, और यहाँ पर बहुत अच्छी बात याद है? बताओ, सेंट्रियोल प्रेजेंट की एब्सेंट, यहाँ पर। क्या ये चार फीचर आप प्लांट और एनिमल में डिफरेंस बता पाओगे? इतना बता दोगे राजा बाबू? तो बताओ, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में अगर बात चल रही है तो ये प्रोकैरियोट की बात है कि यूकैरियोट? यूकैरियोट की है? हटा दें? हटा रहा हूं। बताओ, सेल वॉल दोनों में, प्लांट में है, एनिमल में? अच्छा बताओ, वैक्यूल दोनों में है? एक लार्ज और एक किसमें लार्ज? किसमें स्मॉल? सेंट्रियोल एनिमल, यहाँ पर और बताओ, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट प्लांट में है, एनिमल में। अब ध्यान सुनना, इन सब के अलावा देयर आर सम कॉमन सेल ऑर्गेनेल। ऐसे सेल ऑर्गेनेल भी हैं जो लगभग सब जगह पर हैं, यानी कि यूकैरियोट्स में। और इनमें से एक कॉमन सेल ऑर्गेनेल, जिसे ऑर्गेनेल नहीं बोलना चाहिए, स्ट्रक्चर बोलना चाहिए, इट इज सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दुनिया में कोई भी प्रकार की सेल हो, हर जगह मिलेगा। राइबोसोम भी हर जगह मिलता था। बताओ, प्रोकैरियोट में था? यूकैरियोट में प्लांट में था? यूकैरियोट में एनिमल में था? और आज एक और स्ट्रक्चर मिला जो हर जगह मिलेगा। बोलो, सेल मेम्ब्रेन प्लांट में था? नो। एनिमल में है? और इसके अलावा प्रोकैरियोट में है? अब ध्यान सुनना, बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन की पढ़ाई 1950s के समय में चालू हुई। 1950s एनसीईआरटी में अंडरलाइन करो। बोले इसके पहले सेल मेम्ब्रेन को पढ़ पाना नामुमकिन था, जस्ट बिकॉज सेल मेम्ब्रेन केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ देखी जा सकती है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवेंट नहीं हुआ, एडवेंट का मतलब जब तक इनका आविष्कार नहीं हुआ, तब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ पाना इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो 1950s में सेल मेम्ब्रेन को पहली बार पढ़ा गया। ज्यादातर समय पे अलग अलग प्रकार की सेल मेम्ब्रेन पढ़ी गई, लेकिन जो हमारे हिस्से लगी, इट इज अ सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। व्हाट इज आरबीसी? रेड ब्लड सेल। बताइए, आरबीसी किस प्लांट में पाई जाती है? प्लांट में कि एनिमल में? एक और बात, सब लोग लिखेंगे, बातें नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी के अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडीज भी की गई। केमिकल स्टडीज, ये दोनों स्टडीज अलग हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडीज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से की गई। इसके अलावा इनकी मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडीज की गई। और जब केमिकल स्टडीज की गई तो इनमें कुछ 5 या 6 प्रकार के केमिकल मिले। एक तो मिला लिपिड, जिसे हम लोग फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड के नाम से जानते हैं। ग्लिसराइड्स। दूसरी मिली प्रोटीन्स। तीसरे बेटा मिले कोलेस्ट्रॉल्स, ये भी स्पेशल प्रकार के लिपिड हैं, कोलेस्ट्रॉल।
इसके अलावा मॉडिफाइड लिपिड एंड मॉडिफाइड प्रोटीन भी मिली, लाइक ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। याद रखना, इसमें ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट है। मीनिंग ऑफ ग्लाइको मतलब सुगर्स, एंड सुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट। चलो, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल और सेल स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर हमारे हाथ लगा। इस स्ट्रक्चर का नाम है सेल मेम्ब्रेन। बोलो क्या नाम है? ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसकी पढ़ाई कब की? 1950 से चालू हुई। किस माइक्रोस्कोप की वजह से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद हमने जाना कि इनमें केमिकल्स हैं, मेम्ब्रेन में केमिकल्स हैं, तो हमने कौन सी स्टडीज की? केमिकल स्टडीज। चलिए बताइए 5 चीजें। पहला बोलो, लिपिड। कौन से वाले? फॉस्फोलिपिड। नॉर्मल लिपिड की फॉस्फोलिपिड। दूसरा कौन? प्रोटीन। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड का मॉडिफिकेशन ग्लाइकोलिपिड। और ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको मतलब शुगर और शुगर मतलब कार्बो। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जितना भी कार्बोहाइड्रेट पोर्शन है सेल मेम्ब्रेन का, इट फॉर्म द रिसेप्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करेगा। सेल रिकॉग्निशन यानी एक सेल दूसरी सेल को रिकॉग्नाइज करेगी बाय द कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर्स। देयर आर सम प्रोटीन रिसेप्टर ऑल्सो, कुछ प्रोटीन रिसेप्टर्स भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर्स ये एंटीजन का काम करेंगे और ये किसी भी सेल को डिफरेंशिएट करने का काम करेंगे। शायद अगर मैं ये बोलता रहूंगा तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर मैं जेनेटिक्स पढ़ाने लगूंगा तो तुमको तुरंत समझ में आने लगेगा। क्या आपको आरबीसी के ऊपर ए नाम का एंटीजन याद है? नो सर। बताओ, ए नाम के एंटीजन से ब्लड ग्रुप क्या होता था? ए। भूल गए? ब्लड ग्रुप ए होता था। क्या किसी को मालूम है ये ए नाम का एंटीजन एक्चुअली क्या है? इट इज अ प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। व्हाट इज ग्लाइको? कार्बोहाइड्रेट। अगर इसमें बी नाम का भी है तो बी एंटीजन, और दोनों है तो ए बी एंटीजन, और कोई नहीं है तो भूल गए। याद है? बताओ ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के? 4। 3 नहीं, ए बी ए बी ओ मतलब 0। अगर ग्लाइकोप्रोटीन हो ही ना तो बताओ ओ। अगर ए है तो ए, और अगर बी है तो बी, और दोनों है तो आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती हैं, एंड दे विल फॉर्म रिसेप्टर। और क्या ये रिकॉग्निशन का काम करेंगी? ए वाला एंटीजन ए को रिकॉग्नाइज करेगा, बी वाला बी को, ओ वाला ओ को, ए बी वाला ए बी को। नहीं आया ना? कुछ नहीं आया, मैं तो चिल्लाए जा रहा हूं। फिर से बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद रहेगा? बताओ 5 चीजें क्या क्या है? आखिरी के आधे घंटे तुम लोग इतना थकते हो कि मुझे लगता है कि मुझे क्लास को 1.5 घंटे की कर देना चाहिए, नहीं? और कुछ लोगों की क्लासेस तुम 4-4 घंटे 3-3 घंटे पढ़ जाते हो। बायोलॉजी इतनी मुश्किल चीज है ना, तो भैया जमाइया मत लिया करो, हमको भी फील कराया करो कि समझ में आ रहा है, भले ना आ रहा हो। चलो बताओ, क्या 5 चीजें दिख रही हैं? फिर हितेश बोलेगा सर आपकी 5 चीजें याद आती हैं। हाँ बताओ कौन कौन? लिपिड, ये केमिकल स्टडी में जाना। बोलते हैं ज्यादातर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड है
ज्यादातर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड हैं, उन लिपिड का नाम है फॉस्फोलिपिड। बोलो क्या नाम है? फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड के दो पोर्शन है, एक लॉन्ग चेन पोर्शन, इट इज मेड अप ऑफ एल्केन। किसकी बनी है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। फिर से बोलो, हाइड्रोकार्बन्स। और इनका जो हेड है ये फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड? H3PO4। बोलो कौन? That's why phospholipid and that's why head is polar। किसी को फर्क नहीं पड़ता, head is और it is non-polar। मैं जानता हूं टीचर अचानक क्यों इरिटेट होता है, वो अब मुझे पूरी तरीके से मालूम है, और उसका कारण मैं तुमको अभी बताऊंगा। अभी देखना, CH2OH, CHOH, CH2OH, कोई बताइए क्या है? थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे। बताओ ये एसिड की अल्कोहल, ये थैंक यू। नाउ HOOCR, पता नहीं, ईस्टर है ये। क्या बात कर रहे हो? RCOOH, ईस्टर है ये। तो काय बोला ईस्टर? उल्टा लिखा तो ईस्टर हो गया। केमिस्ट्री ये पढ़ रहे हो? अभी रुको, बाबा जी से बात करते हैं। बोले उल्टा लिखे तो एसिड, सीधा लिखे तो ईस्टर है, सीधा लिखे तो एसिड, उल्टा लिखे तो ईस्टर है। ईस्टर हो गया। ये बताओ क्या है? ये हाँ, दूसरे रंग से रंग लिख दे, हाँ कहो तब समझ में आ जाए। HOOCR, इधर से पढ़ो, RCOOH। बताओ, हाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता। HOOCR, ऐसे। ओके, आगे सुनना। P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। व्हाट इट इज? अल्कोहल। ई का लिखा है H3। देखना, P के ऊपर डबल डंडा O, एक हो गया, फिर सिंगल डंडा O, सिंगल सिंगल। अब इसमें क्या? H, H, H। ये H रिमूव हो सकता है? यस। H रिमूव करने की टेंडेंसी बेसिसिटी। बोलो क्या? सही बोल रहा हूं? बताओ कितनी बेसिसिटी है? 3। 3 जगह से H निकल सकता है। और ये O है, OH है कि एक्टिव हाइड्रोजन, और एसिडिक है कि अल्कोहलिक? एसिडिक, अल्कोहलिक। अरे बाप, चिल्ला रहे फास्फोरिक एसिड, अब यहां हो गया अल्कोहल। कंटाप दे, सही हो जाओगे रे। अरे ये फास्फोरिक एसिड है तो ये OH OH है कि एसिडिक H? ये पढ़ रहे हो केमिस्ट्री? बोले अल्कोहल। ये क्या है? अब डर लग रहा, पता नहीं कहीं ये भी एसिड का था। क्या ये ग्लिसरॉल है? मेरी थोड़ी मदद कर दो, बहुत थोड़ी चाहिए मुझे। मजाक नहीं कर रहा हूं, इसमें जरूरत पड़ेगी। बताओ ये अल्कोहल है? अल्कोहल है? अल्कोहल है? एसिड है। और आर में जितना मर्जी है लंबा कर सकता हूं, 15 कार्बन का कर सकता हूं। 15 कार्बन का आर, पामीटिक एसिड। बोलो, नाम सुने हो? एराकिडोनिक एसिड। बोलो क्या? 20 कार्बन। कितने कार्बन? 20 कार्बन। फर्क ही नहीं पड़ता। अब बताओ, जब कभी कोई एसिड किसी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, ये बातें मत करो, तब बनता है ईस्टर। अभी मत बोलना OH कहां से जाता है, H कहां से जाता है, वो तुम जानो, हम नहीं जानते, वो केमिस्ट्री वाले जाने। और जब भी ऐसा होता है तो क्या बनता है? ईस्टर। फिर से बोलो, क्या बनता है? ईस्टर। और ईस्टर इज ग्लिसराइड्स। बोलो क्या? एक ग्लिसराइड, दो ग्लिसराइड, मोनो डाई, डाई ग्लिसराइड। और तीसरा ईस्टर, ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। फिर से बोलो। और ये हुआ फॉस्फेट। बोलो क्या?
और इस पूरे लिपिड का नाम फॉस्फोलिपिड। फिर से बोलो। और यहां पर H एक्टिव H है, पोलर कंपाउंड है, H प्लस O माइनस, H प्लस O माइनस, पोलर की नॉन पोलर, और ये नॉन पोलर। नॉन पोलर क्या हो गई? टेल, जो किसकी बनी है? हाइड्रोकार्बन। R इज एल्काइल। तो बताओ ये पोलर की नॉन पोलर? और अगर नॉन पोलर है तो हाइड्रोफिलिक की हाइड्रोफोबिक? फिलिक। वाटर सॉल्युबल की इनसॉल्युबल? बिकॉज वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। वाटर इज अ, तो बताओ इसका हेड रीजन बेटा बताओ कैसा है? सॉल्युबल की इनसॉल्युबल? बताओ हाइड्रोफोबिक की हाइड्रोफिलिक? तुम्हें लगेगा मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, नहीं, मैं अपनी मेम्ब्रेन बनाने के चक्कर में हूं। कल मैं सिंगर निकोलसन का मॉडल पढ़ाऊं या मैं अभी सिंगर निकोलसन का मॉडल पढ़ाऊं तो तुम्हें ये ना लगे कि सर ने ये क्या कर दिया, हाय राम। फिर से देख लो, ये है फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। इथेग्लिसरॉल कौन है? फर्क नहीं पड़ता क्या है। और ग्लिसरॉल में 3 एसिड हैं, 2 ऑर्गेनिक और 1 इनऑर्गेनिक एसिड फास्फोरिक एसिड है, और ये बेटा फैटी एसिड है। तो बताओ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिल करके जो बना इसे बोला गया फास्फोग्लिसराइड। आपकी बुक में लिखा, क्या लिखा गया? फास्फोग्लिसराइड। और फास्फोग्लिसराइड ही एक्चुअली फास्फोलिपिड है। और ये फास्फोलिपिड के 2 एंड, एक है हेड, दूसरा टेल। बताओ कौन पोलर, कौन नॉन पोलर? अब बताओ 5 चीजें याद है? बोलो। छोड़ दो, छोड़ दो, तो छोड़ दो, तुम्हें नहीं आएगा, हम लिख दे रहे। जब केमिकल स्टडी की गई तो मेम्ब्रेन में लिपिड मिला, प्रोटीन मिला, कोलेस्ट्रॉल मिला, ग्लाइकोप्रोटीन मिली और ग्लाइकोलिपिड। आरबीसी के केस में लिपिड जो मिला ये था फॉस्फोलिपिड, और इसका परसेंटेज लगभग 40% था। प्रोटीन जो मिली ये नॉर्मल प्रोटीन थी जिनका परसेंटेज लगभग 52% मिला। तो 40 और 52 हो गए कितने? 98। बाकी 8% में क्या मिला? कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। जरा इसको जोड़ो, 50 और 40 90 और 2 92, तो 100 में 92 गया 8। बाकी 8% में क्या क्या मिला? कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। इनमें जो लिपिड मिले वो फॉस्फोलिपिड थे जिनके पास 2 एंड थे, एक था हेड, दूसरा था टेल। अब मेरे बच्चे जानने वाले हैं, नहीं जानते तो रट्टा मारने वाले तो हैं ही हैं। टेल वाला पोर्शन था नॉन पोलर, नॉन पोलर, और हेड वाला पोर्शन था पोलर। और लाइक डिसॉल्व लाइक के अनुसार, बोलो क्या? पोलर चीजें साथ आने की कोशिश करेंगी और नॉन पोलर दूर जाने की कोशिश करेंगी। इसलिए कभी भी फॉस्फोलिपिड को छोड़ा जाए तो वो वेसाइकल बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, जिसमें पोलर हेड साथ में आते हैं और नॉन पोलर टेल दूर जाने की कोशिश करती हैं। यानी ये वाला रीजन वाटर, वाटर, और ये वाला रीजन, और इस तरीके से क्या बनने की टेंडेंसी आती है? वेसाइकल। नहीं आया ना? आया। अब चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में के अंदर था साइटोप्लाज्म, क्या था? ऐसा तो नहीं कि केवल मैं बोले जा रहा हूं तुम्हें कुछ आ ही नहीं रहा, ऐसा है? बताओ। हाँ बोला है। ना पढ़ाएं, घर जाएं। अच्छा बताओ, क्या सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है? और साइटोप्लाज्म को घेर के कौन बैठी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर से बोलो, पक्का? तो बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? बोलो। साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में कितना % वाटर? पता नहीं।
60 to 90%। कौन सा? फिर से बोलो। और 60 to 90% पानी है। अभी मैं सेल में पढ़ाऊंगा। तो बताओ पोलर हेड किधर अट्रैक्ट होंगे? ये पोलर की नॉन पोलर? और ये वाला वाटर? वाटर। तो ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये पानी से दूर जाएगा। पागल कहेंगे। एक ही चीज को पूछो मुंह फैला देते हैं। आए, ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या ये? और प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रही यहां पर है साइटोप्लाज्म। बोलो क्या है? साइटोप्लाज्म मतलब कितना? 60% से। तो बताओ पानी की तरफ कौन जाएगा? हेड। तो हेड सारे पानी की तरफ जाने लगे और टेल पानी के पास की दूर। तो लिपिड ने अपने आप को 2 लेयर में इंक्लूड किया, जिसमें से पोलर वाला मेम्ब्रेन की साइटोप्लाज्म की तरफ आने लगा। तो पोलर सारे लोग एक साथ आने लगे पानी को अट्रैक्ट करने के चक्कर में, और नॉन पोलर लोगों को दूर रखा गया, क्योंकि माना गया कि इधर एक सेल है तो इधर भी एक सेल होगी। सेल अकेले मिलेगी कि साथ साथ? तो बताओ इधर वाली सेल के साथ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अटैच होगी। तो याद रखना पोलर हेड अलग अलग हो गए, मेम्ब्रेन के पानी की तरफ गए और नॉन पोलर बीच में आ गए। तो बताओ लेयर कितनी बनने लगी? 2। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की 2 लेयर बनने लगी। क्या बनने लगी? 2 लेयर। और इसी को बोलते हैं लिपिड बाई लेयर। फिर से बोलो। और इसका भी भगवान का कॉन्सेप्ट है कि बायोलॉजी और साइंस कहती है पोलर लोग किधर अट्रैक्ट होंगे? वाटर। और नॉन पोलर लोग अट्रैक्ट होंगे कि रिपेल होंगे? लिपिड। तो बेटा लिपिड की 2 लेयर बनने लगी, और इन लिपिड की 2 लेयर के बीच बीच में आने लगी प्रोटीन्स। क्या आने लगी? और इस तरीके से यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बना। क्या बना? सुनना है? नहीं सुनाएंगे तो है ही है। 5 चीजें याद हैं? चलो बोलो। लिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल। लिपिड में सारे नॉर्मल लिपिड है कि फास्फोलिपिड? हेड है, टेल है। हेड पोलर है, टेल पोलर लोग साथ आने की कोशिश करते हैं, नॉन पोलर दूर जाने की कोशिश करते हैं। पानी की तरफ कौन आएगा? पोलर हेड वाला, और पानी से दूर। तो बताओ टेल दूर जाने की कोशिश करेंगी, हेड पानी की तरफ आएंगे। कितनी लेयर बनेगी? बाई लेयर। किसकी? लिपिड। और इस तरीके से मेम्ब्रेन अरेंज होने लगी, और इस मेम्ब्रेन को देखा गया माइक्रोस्कोप, नॉर्मन के इलेक्ट्रॉन। और इसके 2 कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें से एक हमारे हिस्से लगा है, एक हमारे हिस्से नहीं लिखा। कॉन्सेप्ट ऑफ मेम्ब्रेन्स। इनमें से पहला कॉन्सेप्ट है यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। And this unit membrane concept was given by Robertson। आपकी एनसीईआरटी में नहीं है तो प्लीज साइड में लिख लीजिएगा। रॉबर्टसन कहते हैं दुनिया की कोई मेम्ब्रेन हो, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, उसमें जो अरेंजमेंट है सबसे बाहर है प्रोटीन का। किसका? और इधर भी सबसे बाहर है प्रोटीन का। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन दोनों क्षेत्र में पड़ी है, दोनों तरफ पड़ी है प्रोटीन। और इस प्रोटीन के बीच में फॉस्फोलिपिड सैंडविच है। सैंडविच मतलब बीच में जैसे सैंडविच होता है वैसे है। और जिसमें पोलर हेड प्रोटीन की तरफ, पोलर हेड प्रोटीन की तरफ बाई लेयर बना के रखे हुए हैं, और टेल जो है वो प्रोटीन से दूर जा रही है। और इस तरीके से प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन कॉन्सेप्ट बन रहा। तो बोलते हैं दुनिया में जितनी भी यूनिट मेम्ब्रेन है उनके हिसाब से प्रोटीन के बाद लिपिड, लिपिड के बाद फिर लिपिड, और लिपिड के बाद प्रोटीन,
वो कॉन्सेप्ट बोलते हैं PLLP। ये कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये कौन साइंटिस्ट हैं? रॉबर्टसन। सो अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन, दुनिया की जितनी भी मेम्ब्रेन हैं उनका कॉन्सेप्ट ये है कि उनके सबसे बाहर प्रोटीन, सबसे अंदर प्रोटीन, बीच में लिपिड, और लिपिड भी नॉर्मल की फॉस्फो, जिसमें पोलर हेड टूवर्ड्स और बेटा नॉन पोलर हेड, जो नॉन पोलर टेल है, क्या वो बीच में आ गई हैं? और इस तरीके से अरेंजमेंट है। बताओ क्या क्या अरेंजमेंट है? प्रोटीन, लिपिड। ये मॉडल बहुत दिनों तक माना गया, लेकिन शायद 1952 है। देखो सन कौन सा है? 1972 सॉरी, 1972 में दो साइंटिस्ट का जोड़े आते हैं। यस, एक है सिंगर और दूसरे कौन? निकोलसन। अब सोचो आखिरी के 15 मिनट पढ़ने, फिर घर जाना है, तो पूरी मेहनत लगाओ। नहीं लगाओगे? 5 नहीं, जब तक ये खत्म नहीं होगा मैं नहीं करूंगा। मेहनत नहीं लगानी। हाँ, उधार की जिंदगी जी रहे हो, दूसरे के लिए पढ़ रहे हो, मम्मी पे एहसान कर रहे हो, पापा पे, अपने पे एहसान कर रहे हो। बताओ 1972 में कितने साइंटिस्ट? एक कौन? दूसरा? इन्होंने कहा कि मेम्ब्रेन जैसा रॉबर्टसन साहब ने बोला वैसा है ही नहीं। इन्होंने कहा मेम्ब्रेन इज अ क्वासी फ्लूइड। जहां पर भी ये शब्द लिखा हो एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो। बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ क्वासी फ्लूइड। व्हाट इज क्वासी फ्लूइड? बोले पार्टली सॉलिड पार्टली लिक्विड। आधा सॉलिड पार्ट है, आधा लिक्विड पार्ट है। और वो कहते हैं कि यूं मान लो कि फॉस्फोलिपिड का समुंदर है, इट अ ओशियन ऑफ फॉस्फोलिपिड। जिसमें आइसबर्ग ऑफ प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन के बर्फ के टीले हैं। आइसबर्ग ऑफ प्रोटीन है। इस मॉडल को उन्होंने नाम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड का मतलब विच कैन फ्लो। फ्लूइड वो जो फ्लो कर सके, और फ्लो वो कर सके जो लिक्विड हो। तो बोल रहे हैं कि फॉस्फोलिपिड जो है आपका, वो फ्लूइड की तरह काम कर रहा है। The phospholipid, it is behaving like ocean, it is behaving like fluid, और उसमें प्रोटीन धब्बों की तरह छोटी छोटी जगहों पे पड़ी है। प्रोटीन इज बिहेविंग लाइक मोज़ेक। कल भी मैंने आपको मोज़ेक शब्द से परिचय कराया था, याद है? मोज़ेक किसी कॉन्टिन्यूअस को बोलते हैं कि पैचवर्क? अब बताओ, रॉबर्टसन के मॉडल में प्रोटीन पैचवर्क थी, कॉन्टिन्यूअस थी? प्रोटीन कॉन्टिन्यूअस। लिपिड बेटा इनमें बाई लेयर में था, यस और नो? लेकिन सिंगर निकोलसन कहते हैं प्रोटीन कॉन्टिन्यूअस। ऐसा मान लो कि बेटा फॉस्फोलिपिड का समुंदर है, समझ गए? और उस समंदर में प्रोटीन तैर रही है, ऐसे ऐसे तैर रही। सोचो एक नदी के ऊपर नाव जैसी कंडीशन, नदी के ऊपर पत्थरों जैसी कंडीशन, पूरी नदी में पानी बह रहा। पानी मतलब फॉस्फोलिपिड, फिर से बोलो। और उसमें बीच बीच में पत्थर हैं, कॉन्टिन्यूअस की पैचवर्क, और उन पत्थरों का नाम प्रोटीन। तो इसमें फ्लूइड शब्द किसके लिए और मोज़ेक शब्द किसके लिए? प्रोटीन। और इन्होंने इस मॉडल को बना करके दिखाया, बताया कि किस तरीके का है। चलो
सिंगर और इन्होंने बोला मेम्ब्रेन एक क्वासी फ्लूइड है। कैसा है? क्वासी फ्लूइड में पार्टली सॉलिड पार्टली लिक्विड, कुछ चीजें लिक्विड हैं कुछ सॉलिड हैं। जो लिक्विड है उनका नाम फ्लूइड और जो सॉलिड है उनका नाम मोज़ेक। बताओ लिक्विड कौन? फास्फोलिपिड। और मोज़ेक कौन? बताओ किसका समुंदर है? बताओ फास्फोलिपिड की नदी है और उसमें पत्थरों जैसे कौन है? तो क्या तुम एक एज्यूम कर सकते हो नदियां दरिया जिसमें पानी की जगह फास्फोलिपिड बह रहा हो? यस। और उसमें जगह जगह पर क्या हो? प्रोटीन। पक्का? और उन्होंने मॉडल बनाया कि यस हियर इज अ फास्फोलिपिड बाइलेयर। यस यहां पर भी फास्फोलिपिड की बाइलेयर है, पर इन फास्फोलिपिड की बाइलेयर में बीच बीच में प्रोटीन पड़ी है। देयर आर सम प्रोटीन विच आर थ्रू एंड थ्रू इंटीग्रल प्रोटीन, देयर आर सम प्रोटीन विच आर एक्सटर्नल प्रोटीन और कॉन्टिन्यूअस की डिसकॉन्टिन्यूअस। लाइक दिस। तो बताओ जो व्हाइट पोर्शन है ये क्या बिहेव कर रहा है? फ्लूइड। फ्लूइड। और जो ये येलो पोर्शन लिखा है इट इज मोज़ेक। और मोज़ेक की जो प्रोटीन है वो कॉन्टिन्यूअस की पैचवर्क। कुछ प्रोटीन जो अंदर पड़ी हैं दीज आर नोन एज इंटीग्रल प्रोटीन। बोलो कौन सी? इंटीग्रल प्रोटीन। And there are some protein which can be removed from outside. It is external protein. किन्हें निकाला जा सकता है और किन्हें नहीं निकाला सकता है? इंटीग्रल प्रोटीन। तो नदी किसकी बह रही है? फ्लूइड की। फ्लूइड मतलब फास्फोलिपिड। और इनमें पैचवर्क में जगह जगह पर कौन पड़ा है? प्रोटीन। इट इज प्रोटीन। जरा रॉबर्टसन का मॉडल याद करो। रॉबर्टसन के मॉडल में बाहर क्या थी? प्रोटीन। अंदर लिपिड, फिर अंदर लिपिड, फिर प्रोटीन। ऐसा यहां पर बोला गया ये किसी सीक्वेंस का फ्लूइड है कि क्वासी फ्लूइड, जिसमें आधा सॉलिड आधा लिक्विड। जो आधा सॉलिड पोर्शन है उसका नाम मोज़ेक। मोज़ेक मतलब प्रोटीन। प्रोटीन कितने प्रकार की? दो। एक कौन? इंटीग्रल, दूसरा एक्सटर्नल। किसे निकाल सकते हो? किसे नहीं निकाल सकते हो? इनमें से कुछ प्रोटीन थ्रू एंड थ्रू हैं जो एक तरफ से दूसरी तरफ गई हैं। दीज आर टनल प्रोटीन। यही आगे चल के चैनल का काम करेंगी। मैं पढ़ाऊंगा चैनल का काम तब करेंगी। एकदम शांत। और एक बात कही एनसीईआरटी में, जहां वो अंडरलाइन कर लीजिएगा। और एक बात सिंगर निकोलसन ने कही कि इस क्वासी फ्लूइड में, फिर से किसमें? लैटरल मूवमेंट है। कैसे मूवमेंट है? और ये लैटरल मूवमेंट है लिपिड में। दीज लिपिड हैव लैटरल मूवमेंट। और जिन लोगों का विजन अच्छा होगा वो समझ पाएंगे, जो नहीं होगा वो नहीं समझ पाएंगे। आप किसी भी बाल्टी में पानी रखिए, पानी के ऊपर एक प्लास्टिक की बॉल रखिए। अब पानी को मूव कराइए, बताइए बॉल मूव करेगी? यस सर। तो बताओ किसमें लैटरल मूवमेंट है? लिपिड में। और इसी लिपिड के लैटरल मूवमेंट की वजह से प्रोटीन में भी क्या आ रहे हैं? लैटरल मूवमेंट। यस और नो? और ये इस बात को प्रूव करता है कि सॉलिड होता तो मूव करता, और अगर मूव कर रहा है तो सॉलिड है कि लिक्विड? लिक्विड। तो कुछ पार्ट सॉलिड, कुछ पार्ट। और इस तरीके से इनके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में उन्होंने लैटरल मूवमेंट दिखाए। और बोल लो, ध्यान सुन लो, क्योंकि टीचर पढ़ाते हैं इसलिए पढ़ाना मेरी मजबूरी है, वरना एनसीईआरटी में नहीं है।
जो लिपिड के लेटरल मूवमेंट हैं, दीज आर नोन एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। और याद रखना, बाकी जो शब्द मैं लिखने जा रहा हूं, प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट, ये केवल टीचर का बनाया हुआ है, मुझे किसी बुक में आज तक नहीं मिला। ये तो मिला है, इट इज नोन एज पिंग पोंग मूवमेंट, जो कि एक एब्सर्ड मूवमेंट है। तुम कहोगे तुम्हारे टीचर को नहीं आता था इसलिए नहीं पढ़ाया। अब सोचो, अगर मैं बाल्टी में रखे हुए पानी को हिलाऊं तो पानी हिलेगा, बाल भी हिलेगी। पानी मतलब फॉस्फोलिपिड, पानी हिले तो बताओ फ्लिप फ्लॉप, बॉल मुले तो पिंग। तो बताओ, इससे हटाया जा सकता है, मैं इसको हटा सकता हूं, पर इसका टेक्निकल टर्म किताबों में है। बताओ, व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट? लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड। और ये लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड हमारी मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी देते हैं। क्या देते हैं? और इसी फ्लूइडिटी की वजह से एक मॉडल बना, बताओ कौन सा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और बोलते हैं ये फ्लूइडिटी ना होती, फिर से सुनो, अगर ये फ्लूइडिटी ना होती, फिर से सुनो, आखिरी की 3 बातें, फिर घर जाना, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वॉल की तरह बिहेव करती। किसकी तरह है? फिर से बोलो। और वॉल में रिजिडिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? और मेम्ब्रेन में रिजिडिटी, इसलिए मेम्ब्रेन कैन ग्रो, मेम्ब्रेन कैन सिक्रीट, मेम्ब्रेन कैन सिक्रीट। नहीं आया? तो बताओ, मेम्ब्रेन में ग्रोथ है, मेम्ब्रेन में सिक्रीशन है, उसका कारण क्या है? हाँ, 5 बातें लिखी हैं, पढ़ के बताओ फ्लूइडिटी किन किन बातों में हेल्प करती है। पता नहीं फ्लूइडिटी से क्या हेल्प मिल रही है, किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा। पहला सेल ग्रोथ है। नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर जंक्शन। अगर फ्लूइडिटी ना होती तो बताओ, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जंक्शन ना बनता और मेम्ब्रेन सिक्रीशन ना करती, एंडोसाइटोसिस ना होता। तुम्हारे क्लास में कोई बच्चा है जो मुझे एंडोसाइटोसिस बता सके? एनीवन इन क्लास? एनीवन इन क्लास? व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? यस, क्योंकि तुम्हारे मन में जाना है इसलिए तुम सुनोगे नहीं, पर एक बच्चा बोल रहा तो मेरे लिए काफी है। ये रहे अमीबा। क्या है? अमीबा। फिर से अमीबा के पास सेल वॉल है कि सेल मेम्ब्रेन? अमीबा को ये खाना दिखाई पड़ा, क्या? और ये अमीबा इस खाना को अंदर लेना चाहता है। किसी भी फूड को सेल मेम्ब्रेन अंदर इंगल्ब करा के फूड वैक्यूल के अंदर डालती है, इसे बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। फिर से बोलो, सेल किसी भी पार्टिकल को अपने अंदर लाए, बोलो एंडोसाइटोसिस। 2 प्रकार की, फैगोसाइटोसिस, अगर कोई चीज सॉलिड है तो उसे बोलेंगे फैगो, और अगर कोई लिक्विड है तो पिनोसाइटोसिस। ये समय मैं पढ़ा रहा हूं जिस समय तुम्हारा ब्रेन सबसे ज्यादा चीजों को रिजेक्ट कर रहा, पर मैं रिजेक्ट करने नहीं दूंगा। बताओ, सेल किसी भी मटेरियल को अंदर लेगी, नाम बताओ? एंडोसाइटोसिस। अगर ये मटेरियल सॉलिड है, फैगोसाइटोसिस। अगर ये लिक्विड है तो इसीलिए फैगोसाइटोसिस इज नोन एज सेल ईटिंग, कोशिका खाना खाएगी, सेल ईटिंग। और पिनोसाइटोसिस इज नोन एज सेल ड्रिंकिंग। और अगर मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी ना होती, रिजिडिटी होती, तो चीजें अंदर जाती कि ना जाती? अब बोलो, फ्लूइडिटी का पहला मतलब सेल ग्रोथ। अभी कुछ देर और पहले पढ़ाया था जब मैंने मीजोसोम के 6 काम 7 काम पढ़ाए थे, याद है? मीजोसोम के 7 काम याद है? बोलो, सेल वॉल फॉर्मेशन। दूसरा याद है? अभी हम लोग मीजोसोम पढ़ रहे हैं कि मेम्ब्रेन? मेम्ब्रेन में सेल ग्रोथ, सेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस। और कुछ है? हाँ, सेल डिवीजन। और जो लोग भी थोड़ा धैर्य रख के ये 5 पॉइंट और वो 7 पॉइंट पढ़ के एक दूसरे में मिक्स नहीं करेंगे, वो हीरो। वो 7 पॉइंट किसके थे? और ये 5 पॉइंट सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन में भी किस नेचर के?
फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी आने से कितने फंक्शन दिख रहे हैं? मम्मी का समय इधर उधर मत देखना, सामने देखना, बोलो। सेल ग्रोथ, दूसरा सेलुलर जंक्शन, तीसरा एंडोसाइटोसिस याद है? कितने प्रकार की? फैगोसाइटोसिस, स्पिनोसाइट और सेल डिविजन। साइटोलॉजी तो बड़ी इजी है। हाँ, जो चीजें तुम छोड़ रहे हो मैं उनको पकड़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी की हर एक लाइन पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ जिस समय तुम पढ़ रहे होते हो तुम्हारा नेचर क्या होता है, तुम नहीं सीखना चाहते, लेकिन घर जाके इन्हें पढ़ो और कल आओ, इसके आगे सेलवाल है, क्या है वो पढ़ेंगे। टेक केयर। आज शाम को कितने बजे क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। बेटा इसे बंद कर दो।